हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम हमारे इस चैनल पर आपके लिए यूपीएससी सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपके साथ आपके लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम हमारे इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और मैं तन्वी आप सभी के साथ आपके यूपीएससी सीसैट के रीजनिंग के सवालों की डिस्कशन करूंगी। पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी रहेगी इन सेशंस में। एक एक सवाल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक देखिए, पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने पूरा एनालिसिस आपका करवाया था कि आपको मैंने बताया था कि कौन से वर्ष में कितने सवाल आए हैं और घटते जा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने पूरा वहां पे सीखा था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपका जो रीजनिंग के सवाल है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो एक बार जरूर उस वीडियो को चेक करना यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ 2024 में जितने आपके रीजनिंग के सवाल आए थे वो सारे के सारे आज मैं आपके साथ करूंगी डिस्कस। तो यदि आप सबको याद होगा, मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि 2024 यानी कुछ महीने पहले की ही मैं बात कर रही हूं, आपका जो 2024 का यूपीएससी सीसैट का पेपर हुआ था उसमें आपके अराउंड 11-12 सवाल रीजनिंग के थे और 2-3 सवाल आपके कुछ इस प्रकार के थे जिसमें कैलकुलेशन भी था, मतलब मैथ्स की कैलकुलेशन भी थी और रीजनिंग के लॉजिक भी थे। तो मैं एक तरह से आज आपके साथ वो सारे 15 सवाल डिस्कस कर रही हूँ। 11-12 सवाल तो रीजनिंग के ही हैं प्रॉपर और 3 सवाल कुछ ऐसे हैं जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के मिक्स हैं। तो वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यूपीएससी सीसैट 2025 की तैयारी के लिए आज है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जितने भी आपके रीजनिंग के सवाल आए हैं वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और बेस्ट ट्रिक के साथ आज का सेशन हम शुरू करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको क्लॉक का सवाल पूछा। मैंने बताया था क्लॉक का क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे हैं और 2 सवाल पूछे हैं। हाउ मेनी टाइम्स, उसने पूछा कि कितनी बार होगा ऐसा कि जो आपका आवर हैंड है यानी घंटे वाली सुई जो है और जो मिनट हैंड है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि वो आपसे पूछ रहा है कि इनकी 0 डिग्री बनेगी। ठीक है, कोइंसाइड इन अ क्लॉक, एक घड़ी में ये दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, किसके बीच में? 10 और 10 AM और 2 PM के बीच में, सेम डे, एक ही दिन की बात कर रहा है। 10 AM यानी सुबह के 10 बजे और दोपहर के 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे, इन 2 समय के बीच में। ठीक है, बिटवीन का मतलब क्या होता है? 10 और 2 के बीच में आपको बताना है कि दोनों सुइयां एक साथ 0 डिग्री का एंगल या एक साथ कब होंगी। ठीक है, अच्छा, आपको सभी जानते हैं आपकी क्लॉक में हमने ये सीखा हुआ है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मिलती है। जैसे कि आप 10 से 12 ही देखो, सॉरी 10 से 11 ही देखो, 10 to 11, 10 o'clock ऐसा दिखता है टाइम, है ना। चलना तो देखो दोनों सुइयों ने, एक सुई थोड़ी तेज चलेगी एक थोड़ी धीरे चलेगी। अब ये 10 से 11 जब बज रही है, ये बड़ी सुई पूरा सर्कल कवर करके इसने 12 पे वापस आना है ना, क्योंकि 10 से जब 11 बजेंगे तो ये बड़ी सुई ने घूमकर वापस यहीं पर आना है 60 मिनट के लिए। 60 मिनट का पूरा सर्कल कवर करेगी 1 घंटे में। और छोटी सुई जो पहले 10 पे थी वो 10 से चलकर 11 पर आएगी, है ना। तो ये 10 और 11 के बीच में कहीं ऐसा होगा जब दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। ठीक है, यही कारण होता है कि किसी भी घंटे में आपकी दोनों सुइयां एक बार टकराती है जब बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस करके जाती है, क्योंकि बड़ी सुई की चलने की स्पीड है तेज और छोटी सुई की चलने की स्पीड है स्लो। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 10 से 11 के बीच में तो आपका एक बार हो गया। अगर मैं बात करूं 11 से 12 के बीच में या 12 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में, बच्चे वैसे तो हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है, पर जो ये वाला स्लॉट होता है ना,
इसमें इन 2 घंटों में केवल एक बार ऐसा हो पाता है। उसका कारण पता है क्या है? 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनती, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनती, क्योंकि पूरे 12 बजे 0 डिग्री बनती है। तो 11 से 1 के बीच में एक बार यानी 12 बजे आपकी 0 डिग्री बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बार हो गया, और फिर 1 से 2 के बीच में भी एक बार। तो कुल मिलाकर ये आपका जो आपस में दोनों सुइयां टकरा रही हैं वो कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 टाइम्स। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है आपके सामने, कैलेंडर का सवाल है। देखिए इसको जरा ध्यान से। अब ये बड़ा कॉमन है, मतलब पहला सवाल जो था वो 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला था, ज्यादा समय नहीं लिया उसने, है ना, फटाफट से सॉल्व हो गया। अगला, कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, वो कह रहे हैं कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब जो 2025 का कैलेंडर है वो फिर से वैसा सा कब दिखेगा। अब इसका आंसर बताने से पहले एक बात सुनो, किसी भी नॉन लीप वर्ष, किसी भी नॉन लीप ईयर की यदि मैं बात करूं, है ना, तो नॉन लीप ईयर में एक आपका होता है लीप ईयर +1, मतलब लीप ईयर से अगला वर्ष, और दूसरा केस होता है कि जो लीप ईयर से अगला या लीप ईयर से अगले से अगला वर्ष। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 4 वर्ष बाद आपका लीप ईयर आता है ना, और यदि 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है तो आपका नॉन लीप ईयर, देखो 3 बार नॉन लीप ईयर आएगा, फिर चौथा लीप ईयर, है ना, 3 बार वो जो नॉन लीप ईयर आता है वो ये 3 होते हैं। जैसे कि 2004 आपका लीप वर्ष था, 2005 क्या है, लीप ईयर से अगला वर्ष, 2006 क्या है, लीप ईयर के 2 वर्ष बाद, और 2007 क्या है, लीप ईयर के 3 वर्ष बाद, है ना। तो ये वाला जो आपका वर्ष होता है ये 6 साल बाद रिपीट हो जाता है, क्योंकि 6 साल बाद ना आपके ऑड डेज 0 आते हैं। ठीक है, और ये 2 तरह के लीप वर्ष जो है ये 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, क्योंकि इनके केस में आपके ऑड डेज जो है वो 0 11 वर्षों बाद होते हैं। 11 वर्षों के अंदर जितने भी आपके ऑड डेज आएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये फैक्ट हमेशा याद रखना है। और फिर हमने देखा कि ये 2025 तो कौन सा केस है, देखो 2024 जो कि एक लीप वर्ष है, ये उससे अगला वर्ष है, तो यानी कि यहाँ पर हम ये वाला केस लगाएंगे। ठीक है, यानी 2025 जो है वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो आपने क्या करना था, 2025 में +6 करना था, तो आंसर आपका क्या है 2031, यानी आंसर इसका क्या है ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आप सबको ये सवाल भी क्लियर होगा। ये भी बहुत आसान था, जिस बच्चे ने कैलेंडर कर रखा होगा उसको ये बात भी पता होगी, और ये +6 करना था बस आपने, 1 सेकेंड का सवाल था। ठीक है, आपका जो 2024 का यूपीएससी का सीसैट आया ना, कोई ज्यादा मतलब रीजनिंग उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई है, बड़ी नॉर्मल सी आई है। पजल्स थोड़ा ज्यादा तंग करती है, बट वैसे इस बार की जो रीजनिंग थी वो ठीक थी। ओके, चलिए, बहुत आसान तो मैं नहीं बोलूंगी, यूपीएससी है ना, तो पर अगर आप अच्छे से पढ़ो, कई बच्चे होते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि बेसिक सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। बेसिक नहीं आते हैं, लॉजिकल सवाल आते हैं, पर वो बच्चा जिसने अच्छे से रीजनिंग पढ़ी है वो इसको आराम से कर पाया। अगला सवाल वापस से आपका क्लॉक का है। देखिए पहला सवाल जो था ये भी आपका क्लॉक का था। अगला सवाल जो है वो आपका कैलेंडर का है। ठीक है, अगला सवाल आपका वापस से क्लॉक का है, पर बड़ा आसान। उसने पूछा कि एंगल बताइए, आपकी जो घड़ी की 2 सुइयां हैं, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा जब समय दिखेगा 4:25। तो इसका होता है फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 60 × h माइनस 11 × m होल अपॉन 2 विद इन मॉड। तो यदि मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 4, और मिनट की वैल्यू कितनी है 25। h मतलब कितने घंटे हुए और m मतलब कितने मिनट हुए। तो ये देखिए 60 × h कितना है आपका 4,
-11 इंटू m कितना है आपका 25 और उसके बाद होल अपॉन 2 विद इन मॉड। तो 60 इंटू 4 कितना हुआ 240, ठीक है, माइनस 11 इंटू 25 कितना हुआ, हाँ जी ये हो गया आपका 275 अपॉन 2। और ये मॉड का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे ये देखो 240 माइनस 275 करेंगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा ना। तो मॉड जब खुलता है यानी आपकी जो वैल्यू है यदि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी और यदि वो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, ये मतलब होता है इसका। तो चलिए माइनस करिए 240 माइनस 275 कितना हो गया, ये आपका 35 हो गया है ना, -35 है पर मॉड खुलने से ये 35 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना 35 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17.5 डिग्री। तो आंसर इसका क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब आपकी घड़ी में 4:25 का समय होगा तब दोनों सुइयों के बीच में जो डिग्री बनेगी, जो एंगल बनेगा वो होगा 17.5 डिग्री का। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला सवाल देखिए, ये है आपका लेटर सीरीज। ओके अगला सवाल देखिए, ये आपका है लेटर सीरीज का। चलिए अब इसको देखिए जरा, ये कैसे होगा। देखिए यहां पर ये डैश आएगा इधर, ठीक है, ओके हिंदी में दिया हुआ है आपको सी और डी के बीच में डैश। तो चलिए आपको यहां बताना है कि जैसे कि ए डैश बी सी डी डैश बी बी सी डी ए बी सी डैश डी ए बी सी डैश डी है। इनको पता है हम कैसे करेंगे, हम पहले गिनती करेंगे कितने आपके अल्फाबेट आ रहे हैं लगातार। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और यहाँ पे मेरी नजर पड़ी कि कहीं पे बी आपका रिपीट हुआ है ना, बी आपका रिपीट भी हो रहा है। तो यदि ये 20 अक्षर है तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 22 के टेबल में आता है, यानी कि यहाँ पे आप दो दो अक्षरों का ग्रुप बनाकर इसको तोड़ सकते हो, या फिर 4 5 जा 20 होता है या फिर 5 4 जा 20 होता है। तो 2 को तो मैं कैंसिल कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपका ए भी है बी भी है सी भी है और डी भी है, कम से कम 4 का ग्रुप तो बने। तो यानी चलो मैं ऐसा करती हूँ 5 का ग्रुप बनाकर देखती हूँ। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ से तोड़ा, 1 2 3 4 5 यहाँ से तोड़ा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे तोड़ा, 1 2 3 4 5। अब मेरी नजर क्या पड़ रही है, यहाँ पर मैंने देखा कि आपका बी 2 बार आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी ए डबल बी सी डी है ना। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी है तो कोई एक रिपीट होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पे या तो आपका ए आ सकता है या बी आ सकता है, मतलब यहाँ तो डबल ए हो सकता है या डबल बी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर आपका या तो सी आएगा या फिर डी आएगा, और यहाँ पर भी आपका या तो सी आएगा या फिर डी आएगा। तो ये कुछ आपका रिपीट हो रहा है। चलिए सेकंड अल्फाबेट तो मुझे पता लग गया ए आएगा है ना। अब मुझे इसका पैटर्न समझना है, पैटर्न क्या है वो ध्यान से देखिए, वो ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे आपका बी रिपीट हुआ ना, तो हो सकता है यहाँ पे आपका ए रिपीट हो रहा हो, डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी। अब यहाँ पे सी रिपीट हो जाएगा, ए बी डबल सी डी, और यहाँ पर डी रिपीट हो जाएगा, ए बी सी डबल डी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कंप्लीट कर रहा है। तो आपका पहले ब्लैंक में क्या आया, ए, उससे अगले में ए, उससे अगले में सी और उससे अगले में डी। तो आंसर इसका क्या होगा, ए सी डी।
जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, सो आई होप आप सबको ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं आपके साथ डिस्कस, वो मुश्किल की कैटेगरी में नहीं है, वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो आपके पेपर में आया था वो था क्यूब चैप्टर का। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्यूब के चैप्टर का है। ये चैप्टर भी जिसने किया है ना, तो ये क्वेश्चन वो उसको पता होगा कैसे करना है। देखो सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट है, पर वो डायरेक्ट तरीका लगाने से पहले सवाल को पढ़ के समझना पड़ेगा। उसने लिखा इनडायरेक्ट है, ठीक है, लिखा इनडायरेक्ट है, पर वो आप समझ लोगे ना कि वो क्या मतलब है उसका। तो सॉल्व इसको डायरेक्ट तरीके से ही करना है। ओके, उसने पूछा व्हाट इज द लीस्ट, आपको बताना है कि कम से कम कितने कट लगेंगे। अच्छा, कट लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? 3 × n-1, ये फॉर्मूला होता है कट्स लगाने का। जब भी आपके सामने कोई घन होगा और उसमें अगर आपको कट लगाने है ना, होता क्या है कि आप जो है एक क्यूब लेके आए है ना, और एक क्यूब में आपने क्या किया, मतलब एक घन होता है, तो घन उठाया और उसको आपने काटा किस तरह से, 64 आइडेंटिकल पीसेस। आइडेंटिकल पीसेस का मतलब क्या है, एक जैसे। तो एक जैसे का मतलब तो यही होगा कि आपने क्यूब्स में काटा। एक बड़ा क्यूब लाए, उसके 64 टुकड़े किए, है ना। तो अब उसकी कटिंग कैसे करोगे? देखो आप इतना बड़ा डब्बा लाए हो, उसको ऐसे ऐसे काट रहे हो, फिर घुमा के, मतलब एक बार लेंथ वाइज काटोगे, एक बार ब्रेड्थ वाइज काटोगे, और एक बार हाइट वाइज काटोगे। तो आपको ये भी बताती हूँ, ये चैप्टर जब हम करते हैं, ये फॉर्मूले बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं जो हमने लर्न कर रखे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, कि छोटे कितने मिले, उसका फॉर्मूला होता है n का क्यूब। तो बच्चे ये दो फॉर्मूलों की आपको जरूरत थी इस सवाल को करने के लिए, तो बस अब इन दो फॉर्मूलों की मदद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो पहले तो देखिए n अगर मुझे पता लग जाए, क्योंकि कट बताने के लिए मुझे n जानना है, और n मुझे यहां से पता लग सकता है क्योंकि मुझे पता है कि टोटल कितने छोटे क्यूब्स है, 64, और 64 यदि n का क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, n क्या होगा, 64 का क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। तो n की वैल्यू आ गई 4। और मुझे यदि जानना है कि कितने कट लगे हैं, तो वो बताने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 3 × n-1, और n मेरा कितना आया अभी, 4। तो हमें यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस करना है। तो 3 × 4 - 1 यानी 3 × 3 कितना होगा, 9 कट्स। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इस क्यूब को आपने पहले लेंथ वाइज 3 बार काटा, ब्रेड्थ वाइज 3 बार काटा, हाइट वाइज 3 बार काटा। जैसे वो पनीर को नहीं काटते आप, है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, तो 3 बार उसको घुमाकर काटोगे ना, तो उस हिसाब से आपने 9 बार इसको काटा है। तभी इसका फॉर्मूला 3 × n-1 है। 3 का मतलब यहाँ पे क्या है कि लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज और हाइट वाइज। ठीक है, सो ये था आपका क्यूब का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये अब आपका ना थोड़ा सा मैथ्स वाला सवाल है, हल्की सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। देखिए जरा इसको, मैथ्स का सवाल है, कैलकुलेशन है, पर लॉजिक से करना है। वो लॉजिक ही आपको समझना है। देखो इसमें क्या लॉजिक होगा आपके हिसाब से। हाँ जी, देखिए इसमें आपके हिसाब से क्या लॉजिक है। हाँ जी, चलिए बच्चे। अच्छा, उसने बोला कि एक एक्सप्रेशन है 5, 4, 3, 2 और 1, है ना। इसमें आपने ये जो स्टार लगे हुए हैं ना, इसके बीच में 4 स्टार है, इन स्टार्स में आप प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, या मल्टीप्लाई लगा सकते हो। और आपसे पूछ रहा है कि ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, इससे ज्यादा नहीं लगाना। ओके, मतलब प्लस को आप 2 बार लगा लो, या माइनस को 2 बार लगा लो, या मल्टीप्लाई को 2 बार लगा लो, पर उससे ज्यादा नहीं लगाना।
उसके बाद उसने बोला कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, पहले तो ध्यान दीजिए नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, सबसे लीस्ट नंबर जो आ सकता है, मतलब इसका आंसर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, नेगेटिव में नहीं जाना। तो ये उसने पूछा कि इसमें आप क्या पुट करेंगे, ये इनफैक्ट ये भी नहीं पूछा, उसने पूछा है कि इसमें वो कुछ कुछ साइन पुट करके सबसे लीस्ट आंसर आपका क्या आ सकता है। अब मेरी सुनो बात, ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें चाहिए लीस्ट नंबर, तो अगर मुझे लीस्ट नंबर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई को अगर इस्तेमाल करना है, छोटे से छोटे नंबर पे मल्टीप्लाई करूंगी तभी लीस्ट नंबर आएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 4 20 हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो 2 into 1 छोटा नंबर ही रहेगा, तभी मेरा आंसर छोटा आएगा। तो मल्टीप्लाई को मैं कम से कम इस्तेमाल करना चाहती हूँ। देखो सबसे छोटा नंबर चाहिए तो मुझे माइनस को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, माइनस को मुझे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और प्लस और मल्टीप्लाई को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया कि देखो अब इन तीनों के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लस से नंबर बड़ा होता है, मल्टीप्लाई से नंबर बड़ा होता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है, माइनस से नंबर घटता है। तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं माइनस को 2 बार इस्तेमाल करूं, मल्टीप्लाई को मैं बस एक बार इस्तेमाल करूं और सबसे छोटे नंबर्स पे, तो मैंने मल्टीप्लाई तो यहीं लिख दिया, और प्लस को भी मैं केवल एक ही बार इस्तेमाल करूं और जितने छोटे नंबर पे कर सकते हो वहां लगाओ। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई से सबसे ज्यादा तेजी आती है, मल्टीप्लाई करने से सबसे ज्यादा तेजी आएगी। तो मैंने सबसे छोटे नंबर्स में किया मल्टीप्लाई, उससे अगले में लिखा प्लस, और बड़े बड़े नंबर्स में लिखा माइनस, क्योंकि बड़े बड़े नंबर माइनस होंगे तो आपका आंसर जो है वो सबसे छोटा आएगा। तो ये मैंने लॉजिक से किया। अब कई बच्चे कहते हैं ये मैथ्स का क्वेश्चन है कैसे करें, वो कैलकुलेशन में जा रहे हैं बच्चे, ये रीजनिंग और मैथ्स का मिक्स सवाल था। तो अब ये करो सॉल्व। तो बॉड मास का रूल लगता है, ऐसे सवालों को जब आप करते हैं ना तो बॉड मास का रूल लगेगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। बॉड मास का रूल कहता है कि आपने इसी सीक्वेंस में अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे उस हिसाब से आप सबसे पहले करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 into 1 2 हो गया, उसके बाद करोगे ऐड तो 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी ये क्या है 5 -4 और -5, ओके। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 5 -4 और फिर आपका हाँ जी चलिए देखिए 5 -4 और फिर -5, हाँ जी क्या किया जाना चाहिए, एक सेकेंड यहाँ 5 नहीं आ रहा, हाँ जी 2 into 1 आ गया 2, तो उसके बाद 5 -4 -3 और +2, ये बना आपका, ओके। तो अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, ये प्लस है ये प्लस है, तो 5 + 2 कितना हुआ 7, और ये -4 -3 ये कितना हुआ -7, तो 7 - 7 कितना होगा 0 होगा। तो देखो 0 तो वैसे ही लीस्ट नंबर है, इससे छोटा तो आ ही नहीं सकता था, तो मतलब 0 ही आंसर है आपका। तो हमने ये माइनस प्लस और मल्टीप्लाई को लॉजिक से पुट किया और फिर कैलकुलेशन हमने जो करी है वो मैथ्स के हिसाब से करी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये एक और मतलब पजल भी है, कैलेंडर भी है, कैलकुलेशन भी है, मतलब ये एक तरह से आपका जो है वैसे तो मेनली कैलेंडर का सवाल है और प्लस कैलकुलेशन है। चलिए बच्चे करिए इसको ट्राई। चलिए देखिए इस सवाल को, उसने बोला कि पहली तारीख को एक व्यक्ति है वो 1 रुपया बचाता है, ठीक है। पहली तारीख को उस व्यक्ति ने 1 रुपया बचाया,
उसके बाद दूसरी तारीख को, सेकंड को, उस व्यक्ति ने कितने पैसे बचाए? 2 रुपए ज्यादा, मतलब इससे 2 रुपए ज्यादा तो 3 रुपए बचाए। अब इसका मतलब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप कुछ गलत समझ रहे थे, बहुत बच्चों ने समझा है। पहली तारीख को उसने केवल 1 रुपया बचाया, केवल दूसरी तारीख को वो 3 रुपए बचा रहे। ये 3 रुपए ये नहीं है कि दूसरी तारीख तक उसकी टोटल सेविंग 3 हो गई है ना, 2 तारीख तक उसकी टोटल सेविंग 4 है, पहली तारीख को उसकी टोटल सेविंग 1 है। अब समझ आई बात? अच्छा, फिर 3 तारीख को वो क्या कर रहा है? हाँ जी, 3 तारीख को वो क्या कर रहा है? वो 2 रुपए ज्यादा बचा रहा है, मोर देन दैट ऑन द प्रीवियस डे। पिछले दिन तो उसने 3 रुपए बचाए, अब वो 2 रुपए ज्यादा बचा रहा है, यानी वो 3 तारीख को 5 रुपए बचा रहा है। और 3 तारीख को उसकी टोटल सेविंग्स कितनी हो गई? 9 रुपया, यानी 5 + 3 + 1 कर दिया, है ना। और फिर उसने बोला एंड सो ऑन, यानी आप ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। यानी फिर 4 तारीख को वो क्या करेगा? मतलब 2-2 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो 4 तारीख को उसने 7 रुपए बचाए। तो ये देखो 7 + 9 कितना हो गया? 16। अच्छा, ऐसे से क्वेश्चन जब आते हैं ना, आप लोग टाइम वेस्ट करते हो पूरा सॉल्व करने में। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ये तो अब आपका सो ऑन का मतलब क्या है कि ऐसे 1 3 5 7 9 11 होता रहेगा। और आपका ये देखो 1 4 9 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब हम समय बचाएंगे और आगे क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। मुझे चाहिए क्या? मुझे चलना कहाँ तक है? एट द एंड ऑफ विच डेट, कौन सी डेट के एंड पे उसने पूछा कि उसकी टोटल सेविंग एक ऐसा नंबर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। अब दिमाग में सोचो, ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर भी और क्यूब भी है? हाँ जी, ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है? सोच के देखिए। तो यहां पर मुझे पता है कि वो नंबर है 64। तो देखते हैं कि 4 तारीख को 16 रुपए, अब मुझे पता है 5 तारीख को 25 रुपए, अब मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगी, 6 तारीख को 36 रुपए, 7 को 49, 7 का स्क्वायर, और 8 तारीख को 64। अच्छा, एक और पैटर्न यहाँ बन रहा था, वो दिखाऊं आपको? ये देखो, पहली तारीख को मेरी सेविंग है 1 रुपया, दूसरी तारीख को मेरी सेविंग है 4 रुपया, तीसरी तारीख को मेरी टोटल सेविंग, क्योंकि उसने बोला टोटल सेविंग है, तीसरी तारीख को मेरी टोटल सेविंग है 9 रुपया। तो पैटर्न एक और बन रहा है। एक तो ये पैटर्न बन रहा था, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, और एक और पैटर्न बन रहा था, तारीख का ही स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये भी पैटर्न था। तो इसका मतलब आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको यहाँ पे सिंपल ये सोचना था, वो होता है 64 नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। 64 होता है 8 का स्क्वायर, यानी तारीख आपकी थी 8 जनवरी 2023। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये भी मतलब मिक्स रहा था, काफी बच्चों ने कर भी लिया था और कुछ बच्चे जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी जिन्होंने, उनसे हुआ नहीं था। अच्छा, अंदाजा तो हो ही रहा है। उसने बोला कि ABCD की वैल्यू है 24, उसके बाद EFGH की देखो कितनी ज्यादा होगी, 1680। इतनी तेजी कैसे आ सकती है? तो मैक्सिमम बच्चों को लग गया था पता, इनकी ना पोजीशन लिखो, A1, B2, C3 और D4, और इनको करो मल्टीप्लाई। 1 × 2 2, 2 3 6, 6 4 24। इनकी पोजीशंस को ही मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ऑप्शन भी तो देखो कितने बड़े नंबर आ रहे थे। इतना बड़ा नंबर तो तभी आ सकता है जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीप्लाई करो, है ना। E5, F6, G7 और H आपका 8। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 6 30, 30 × 7 210, 210 × 8 1680। तो आगे उसने आपसे पूछा है किसका आंसर, IJKL, IJKL। ठीक है, I 9 होता है, मल्टीप्लाई J 10 होता है, मल्टीप्लाई K 11 होता है, मल्टीप्लाई L 12 होता है।
9 इंटू 10 90, 90 इंटू 11 990 और 990 इंटू 12 आपको करना था। और ये सॉल्व करके आपका कितना आता है 11,880। ये है आपका आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल था, ये तो सबने कर लिया था, ये तो आसान है, आपको मैं साथ साथ बता ही रही हूँ। देखो ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, और कोडिंग डिकोडिंग का एक और आया है इस बार ना। इन्होंने ना हर मतलब जितने चैप्टर, सारे चैप्टर तो नहीं दिए, पर जितने चैप्टर दिए ना मैक्सिमम इन्होंने क्या किया, दो दो सवाल दिए। जैसे आपने देखा क्लॉक के दो है ना, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के दो है, उसके बाद आगे डायरेक्शंस के भी दो ही सवाल है, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न इस बार आपके यूपीएससी में रीजनिंग में देखा गया है। ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, देखो अगला सवाल। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। उसने बोला कि यदि पॉट का आंसर है ATOP, उसके बाद ट्रैप का आंसर आपका क्या बन रहा है APART। तो ये हुआ क्या, देखो POT जो है इसका रिवर्स कर दिया TOP, और यहां पर मैंने एक A को लिख दिया। ये TRAP है, उसका रिवर्स कर दिया देखो TRAP, और यहाँ पे मैंने एक A को लिख दिया। और उसी हिसाब से अगर मुझे अरीना को सॉल्व करना है ARENA, तो मैं इसको कैसे करूंगी, इसको पहले मैं लिखूंगी रिवर्स ARENA, और इधर मैं एक A को जोड़ दूंगी। तो ये आपका कौन सा आंसर है, चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, AANERA, AANERA, यानी आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख रहे हैं अभी तक जो क्वेश्चन थे ज्यादा कोई वो था नहीं मुश्किल, एक वो कैलेंडर वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा था, मतलब वो लॉजिक वाला था, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से थे। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके पेपर में नंबर का सवाल तो आता ही आता है ना। तो ये नंबर सीरीज का एक और सवाल आपके पेपर में आ रखा है। आपको उसने बोला है 3, 14, 39, 84 डैश और 258। चलो, तो ये किस तरह से हो रहा है देखिए। देखो ये आपका ना रूल बड़ा अनोखा है। एक तो आपका गैप निकाल के भी बन रहा है कि गैप ऑफ गैप निकाल के भी। प्रॉपर लॉजिक पता है क्या है, 1 रेज टू पावर 1, 1 रेज टू पावर 2 और 1 रेज टू पावर 3 सबको ऐड कर दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 रेज टू पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इनको अगर आप ऐड करते हो 8 प्लस 4 प्लस 2 तो कितना आता है 14, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 3, 27 प्लस 9 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा 39। इसी तरह से 4 रेज टू पावर 1, 4 रेज टू पावर 2 और 4 रेज टू पावर 3, इन सबको कर दो ऐड। तो आगे हमारा क्या आ रहा है 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 3। तो ये कितना आ रहा है, 5 का क्यूब कितना होता है, हाँ जी 125, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 रेज टू पावर 1 होता है 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा 155। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बी ऑप्शन है आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये भी थोड़ा लॉजिकल टाइप का है, देखो एक बार इसको अच्छे से। हाँ जी 1 मिनट आपको मैं दे रही हूँ, जल्दी से देखिए इस सवाल को।
हाँ जी, देखिए, कोशिश करिए। अब देखिए, उसने आपको बोला कि पी क्यू आर एस टी, ये 5 कोड है ना? पी क्यू आर एस और टी। उसने बोला दो इक्वेशंस, इनकी वैल्यू है, किसी की 4 है, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 12 और किसी की 15। उसने बोला कि यदि Q माइनस एस है 2s, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कैसे? Q माइनस एस अगर 2s है तो फिर Q कितना होगा? ये माइनस एस उधर जाके प्लस होगा तो 2s प्लस एस हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या है आपकी? 3s। 2 प्लस 1 3 हो गया ना, 2s प्लस एस करोगे तो 3s हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि Q और S की वैल्यू कुछ ऐसी है जहां पे 3 गुना हो रहा है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे 4 4, ये रहा, 4 का 3 गुना होता है 12, तो 4 और 12 हो सकता है। ये 5 है, 5 का 3 गुना होता है 15, तो 5 और 15 हो सकता है। बाकी 10 का 3 गुना 30, वो नहीं दिया हुआ। तो मुझे यहाँ पर ये डाउट है कि Q और S जो है, या तो आपका ये है 4 और 12, या फिर ये है आपका 5 और 15। इन दोनों में कंफ्यूजन है ना? अब हम क्या करें? एक और इक्वेशन है, इक्वेशन दूसरी क्या दी हुई है देखो, T इज इक्वल टू R प्लस एस प्लस 3। अच्छा मेरी बात सुनो, Q 3 गुना है S का, तो S की वैल्यू ही है ना जो 4 या 5 है। अब अगर मैं S की वैल्यू 4 डालू, अगर मैं S की वैल्यू 4 डालू, है ना, मतलब यहाँ पे QS है तो मैं कर देती हूँ, या तो ये 12 और 4 है रिस्पेक्टिवली, या फिर ये 15 और 5 है। तो अगर S की वैल्यू में 4 डालू तो ये 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू R प्लस 7 बनेगा। तो मतलब T और R में कितने का डिफरेंस आएगा? 7 का। अगर मैं Q और S को 4 और 12 दे दूं, तो मैंने Q और S को, अगर मैं Q को मैंने दे दिया कितना, हाँ जी 12, और S को मैंने दे दिया 4 सपोज, ठीक है? तो T और R का डिफरेंस 7 है। तो आप एक बात बताओ कि 4 और 12 के अलावा इसमें क्या कोई दो ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 7 आ रहा है? ऐसे तो कोई दो नंबर ही नहीं है। और इसी से मुझे समझ आया कि हमने Q और S को 4 और 12 नहीं देना, हमने Q और S को 5 और 15 देना है, क्योंकि 4 और 12 से मेरी ये इक्वेशन में गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब हमें Q और S की वैल्यू तो हो गई क्लियर, है ना? अब उससे मुझे पता लगा S की वैल्यू है 5, तो T इज इक्वल टू R प्लस 8 हो गया। और इसका मतलब क्या है कि T और R का डिफरेंस आएगा कितना? 8। और अब 5 और 15 के अलावा ऐसे दो कौन से नंबर है जिनका डिफरेंस 8 है? और वो है आपके 4 और 12, ठीक है? तो यानी T की वैल्यू जो है वो R प्लस 8 है। तो इसका मतलब क्या है? R होगा 4 और T होगा 12। तो T की वैल्यू हो गई 12 और R की वैल्यू होगी 4। और अब P में केवल एक ही नंबर बचता है जो कि कौन सा है? 10। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन कंप्लीट होती है, ठीक है? अच्छा, उसने फिर पूछा P प्लस R माइनस टी। P कितना है? 10 प्लस R कितना है? 4 माइनस T कितना है? 12। तो ये 10 प्लस 4 कितना हुआ? 14। और 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अगला सवाल डायरेक्शन का है। डायरेक्शन के 2 सवाल दिए और दोनों उन्होंने टेढ़े सवाल दिए हैं, पर अभी हम देखेंगे कि ये इतने भी टेढ़े नहीं थे जितने आपने समझे। तो चलिए करो इसको एक बार ट्राई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से ट्राई, और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है आप सबके हिसाब से।
हाँ जी, उसने आपको बोला कि एक व्यक्ति है जो कि वॉक करता है 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। ये नहीं बताया किस दिशा की ओर जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं कहीं भी ले लेती हूँ, मैंने नॉर्थ ले लिया। 100 मीटर लेफ्ट टर्न लिया और 100 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लेकर 100 मीटर चला। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 300 मीटर चला, फिर से लेफ्ट टर्न लेकर वो चला 300 मीटर, है ना। फिर उसने राइट टर्न लिया और 100 मीटर चला। वो नीचे को देख रहा है तो इसका राइट टर्न इधर होगा, तो वो किधर चला, कितना चला, 100 मीटर चला। अच्छा, फिर उसने बोला अपने ऑफिस आ गया, यानी कि यहां पर उसका क्या है, ऑफिस। उसने बोला कि वो किस डायरेक्शन की तरफ चला था इनिशियली, मतलब ये जो जा रहा था ये कौन सी डायरेक्शन थी। यदि उसके घर से, घर इधर है, यदि उसके घर से उसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट है। अब यहां बच्चों को आगे प्रॉब्लम कि डी कोड कैसे करें। अब सुनो, ये बहुत आसान है। कैसे, ये उसका घर है और ये उसका ऑफिस है ना, आपके हिसाब से। मतलब आपने क्या किया, आपने उसका क्या किया कि आप उसको नॉर्थ की तरफ लेके गए, आप उसको इनिशियली नॉर्थ की तरफ लेके गए। और जब आपने ऐसा किया तो ऐसे में उसके घर से ऑफिस किस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ वेस्ट। उसने बोला नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए, जबकि मेरा आ रहा है ये साउथ वेस्ट में। तो डायरेक्शन में वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीखते थे, उसको इस्तेमाल करो ना। यानी कि हमें वो कह रहा है कि उसका ऑफिस है नॉर्थ ईस्ट में, पर जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वो तो असली वाला है। हमारा जो आया है वो क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है, कि उसका ऑफिस साउथ वेस्ट में है। तो यानी साउथ वेस्ट असल में क्या था, नॉर्थ ईस्ट। तो फिर मैंने देखो, साउथ वेस्ट तो नकली वाला आंसर आया ना, एजम्पशन वाला, और उसी एजम्पशन में मैं उसको किस तरफ फेसिंग लेके गई थी, नॉर्थ फेसिंग। तो फिर नॉर्थ फेसिंग क्या होगा, अब समझो। साउथ वेस्ट यदि आपका नॉर्थ ईस्ट था तो ये ऑपोजिट हो रहा है, साउथ के ऑपोजिट नॉर्थ, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट। आप ये भी कह सकते हो कि 180 डिग्री की रोटेशन हो रही है। तो फिर नॉर्थ को भी ऑपोजिट कर दो ना, यदि ये वाला ऑपोजिट हो रहा है तो इसको भी ऑपोजिट कर दो, तो नॉर्थ का ऑपोजिट होगा साउथ, यानी शुरुआत में वो नीचे की तरफ जा रहा था। ये हमें समझ आया। तो ये क्वेश्चन वही देखो, आपको मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस करवाए लॉजिक से करवाए, शॉर्टकट भी बताए, फॉर्मूले भी बताए, लॉजिक भी बताया। तो ये लॉजिक्स असल में यूपीएससी सीसैट की रीजनिंग में सबसे ज्यादातर आपके लॉजिक इस्तेमाल होते हैं। अब कई बच्चे इसको घुमाने लग जाते हैं और वो ऐसे कभी पेज घुमा रहे हैं, कभी खुद घूम रहे हैं, है ना, और फिर तब भी उलझ रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं था, सिंपल इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। एक बार डायग्राम बना लो और फिर देखो कि जो मेरा गलत आंसर आया है उसका सही था ये, जिसको कैसे रोटेट किया, ऑपोजिट किया। तो ये वाला गलत आंसर का सही करना है तो इसको भी ऑपोजिट कर दो, जितना इसको रोटेट किया बराबर इसको भी रोटेट कर दो, सिंपल। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला कि एक व्यक्ति है वो 100 मीटर जा रहा है वेस्ट की तरफ, है ना, वेस्ट इधर होता है, लेफ्ट मुड़ा और 100 मीटर चला। ये लो, लेफ्ट मुड़कर 100 मीटर चला। ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब यहां बच्चे फिर उलझ गए। अब कहते हैं 225 डिग्री टर्न तो हम समझते हैं, क्लॉकवाइज किधर है। अच्छा एक बात सुनो, आपको डायरेक्शन में ये समझाया जाता है कि जब भी आप लेफ्ट टर्न लेते हैं या राइट टर्न लेते हैं, आप नॉर्थ फेसिंग वाला एज्यूम करो एक बार, जिसका लेफ्ट और राइट ऐसे होता है। तो राइट टर्न आपका ऐसे होता है ना, जो घड़ी की दिशा में है, तो राइट टर्न आपका हमेशा क्लॉकवाइज होता है, और जो लेफ्ट टर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हम समझते हैं ना। तो इसी तरह से अब ये आपका क्या है, ये आपका फेसिंग है नीचे, और आपने जाना है किस तरफ, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे कि ये 6 बजे है तो 7 8 9, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने कितना मुड़ना है, 225 डिग्री। 225 पता है कितना है, 180 प्लस 45 होता है 225 डिग्री। यानी कि आप यहां पे हो, आप यहां से ऐसे मुड़े, ये हुआ 180 डिग्री, ठीक है, और फिर ये 45 डिग्री, यानी कि आपका आखिरी टर्न जो है वो ऐसे होगा, इस तरफ, ठीक है। 180 प्लस
45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, 225 डिग्री हो गया। और इधर को क्यों मुड़े, क्योंकि राइट टर्न लेना था या फिर घड़ी की दिशा में मुड़ना था। तो ये आपका कितना आ गया, वो पूछ रहे कि वो किस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, अब वो इधर को चल रहा है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो अगला देखिए। हाँ जी, ये वाला एक पेपर में आया था, ये आपके, ये भी 2 क्वेश्चन है ऐसे से। आपको उसने बोला कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। पहले कंक्लूजन में कह रहे हैं इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बच्चे इसका तो कोई हमें रेफरेंस ही नहीं है, प्रोड्यूसर है पर क्या पता इंडिया के अंदर ही सारा कंज्यूम हो जाता हो। एक्सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है कि आप कोई लिंक निकाल कर आप इस चीज को रिलेट कर सको, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये तो गलत है। और फिर कह रहे हैं इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। बच्चे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम यही खत्म कर देते हैं कि बाहर भेज रहे हैं कि बाहर से ले रहे हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गलत थे। और ये बहुत आसान था, बच्चे उलझ डरते हैं इन क्वेश्चन से, पर ये बड़ा बेसिक सा आया था, सीधा सीधा दिख रहा था कि स्टेटमेंट में इसकी कोई बात नहीं हो रही, और ये दोनों मतलब आपके निकल ही नहीं रहे, स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। और इसीलिए इसका आंसर आपका क्या था, डी ऑप्शन, यानी नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। अगला सवाल, हाँ जी ये आखिरी सवाल है आपका रीजनिंग का। मैंने बताया था 15 सवाल आए हैं आपके पेपर में, और 15 सवाल आपके अब कंप्लीट भी होते हैं। आपको उसने बोला कि प्रदीप जो है या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा, मतलब दोनों नहीं, या तो वो बनेगा डायरेक्टर या फिर वो बनेगा प्रोड्यूसर। और नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसमें कह रहा है प्रदीप डायरेक्टर है, इसमें कह रहा है प्रोड्यूसर है, इसमें कह रहा है डायरेक्टर नहीं है, इसमें कह रहा है प्रोड्यूसर नहीं है। तो वो कह रहा है इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकल रहा है, आपने कॉम्बिनेशन बनाना है 2-2 स्टेटमेंट का। तो चलिए, एसपी कह रहा है, एस कहां पर है, ये रहा, वो कह रहा है कि प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, और इसमें कह रहा है कि प्रदीप जो है वो डायरेक्टर है, बात तो सही है। आर क्यू देखिए, प्रदीप डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है तो वो प्रोड्यूसर होगा, क्यू में ऐसा ही बोल रहा है, ये भी सही है। फिर मेरी नजर पड़ी कि बोथ बोला हुआ है, बोथ उसने बोला है कि एसपी भी सही है और आर क्यू भी सही है, और इसीलिए मेरा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ईदर और का मतलब क्या है, इनमें से एक होगा एक नहीं होगा, और यही बराबर बात आपकी ए ऑप्शन में भी बोली गई, बी ऑप्शन में भी बोली गई, तभी हमने बोला बोथ। ठीक है, तो ये थे आपके रीजनिंग के टोटल 15 सवाल। ओके, सारे के सारे मैंने आज के सेशन में आपके साथ कवर कर लिए हैं। आपके प्रीवियस पेपर कुछ ऐसे भी रहे हैं जिसमें आपके ज्यादा सवाल आए थे रीजनिंग के, तो वो मैं आपके जो है वो भी मैं आपके 1 या 2 जितने भी सेशन लगेंगे हम कवर करेंगे। पर आज जैसे हमने 2024 को कवर किया है, अगले सेशन में मैं 2023 के लाऊंगी, फिर 2022 के, तो ऐसे ऐसे हम पीछे पीछे जाते रहेंगे और आपके यूपीएससी सीसैट के रीजनिंग के सारे सवाल हम कवर कर लेंगे। ओके, सो आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक सवाल आपका लॉजिक के साथ आपके साथ डिस्कस किया है, और यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे एक्सपर्ट फैकल्टी के। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।